आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉडी है, वो यहाँ पे पड़ी हुई है और हमने उसको यहाँ से उठा के इस जगह पे लेकर आना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से उठा के बी पे लेके जाना है। हमारे पास तीन रास्ते हैं। पहला पाथ 1 है, जब बॉडी हम ऐसे लेके जाएँ और यहाँ से ऊपर लेकर आएँ। दूसरा पाथ ये है कि हम ऐसे लेके जाएँ यहाँ से ऊपर सीधा और यहाँ से इधर लेकर आएँ। और तीसरा पाथ जो है वो ये है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें कि पाथ 1 में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से लेकर ऊपर जाएंगे तो वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा वो निकालेंगे। अगर हम इस पाथ को फॉलो करेंगे तो वर्क निकालेंगे और थर्ड पाथ को फॉलो करेंगे तो फिर 3 वर्क डन निकालेंगे। इस बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स अमल कर रही है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पड़ी हुई है और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जो फोर्स हम लगा रहे हैं और इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं वो उतनी होगी जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस पे एक्ट कर रही है। अच्छा, अब सबसे पहला काम ये करेंगे, हमने जो कि चेक करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कितना वर्क हुआ है। हम यहाँ से लेकर इस पाथ को डिवाइड ए बी है ना, इसको मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ सी। वर्क डन अलोंग पाथ 1, वर्क डन अलोंग पाथ 1 क्या होगा, डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक का वर्क डन बराबर होगा डब्ल्यू ए सी, पहले यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, फिर सी से बी प्लस डब्ल्यू सी बी। ठीक है। डब्ल्यू ए सी क्या है, जो ए से सी तक का वर्क डन है ये क्या है, देखें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, बॉडी इधर जा रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो डब्ल्यू ए सी हमने निकालना है तो ये बराबर होगा एफ डॉट डी के। फोर्स क्या है एम जी, डी क्या है डी एज इट इज़, डिस्प्लेसमेंट इसे कहीं काज ऑफ थीटा क्या होगा काज 90, और काज 90 क्या होता है 0। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू ए सी इज इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू सी बी, सी से बी तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू सी बी इज इक्वल टू एफ डी। अब देखें ऊपर जाने, यहाँ से बॉडी ने ऊपर जाना है और ये जो हाइट है ये एच है, ये वाली हाइट एच है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ क्या है एम जी, डी क्या है एच, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉज ऑफ 0। इधर देखें, इसको ओपन करेंगे ना, ये बनेगा एफ डी कॉस थीटा। ठीक है। और एफ जो है इसकी जगह पे एम जी, डी की जगह पे एच हाइट, और थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 90, ये वो बन जाएगी एम जी, सॉरी 0, 90 नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, सॉरी नहीं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सॉरी, काज 0 नहीं आएगा, काज 180 आएगा, और काज 180 जो है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, एम जी एच -1, ये आ जाएगा माइनस एम जी एच, ये आ जाएगा डब्ल्यू सी बी। ए सी हमने निकाल लिया था 0, सी बी क्या है माइनस एम जी एच। दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो यूजिंग डब्ल्यू ए सी एंड डब्ल्यू सी बी इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू ए से बी जो वर्क डन है वो बराबर हो जाएगा माइनस एम जी एच के। एक हमारे पास वर्क डन आ गया फ्रॉम पाथ 1। अब हम आते हैं पाथ 2 के ऊपर। यहाँ से बॉडी को इधर लेके जाएंगे, पहले ए, इसको डी कह लेते हैं पॉइंट को, पहले ए से डी निकालेंगे डब्ल्यू, वर्क डन
अलॉन्ग पाथ 2, ये हो जाएगा हमारे पास WAB इज इक्वल टू WAD प्लस DB। ये देखें A से D तक पहले निकालना है, फिर D से B तक निकालना है। A से D तक निकालने पहले WAD क्या होगा, WAD होगा F डॉट D FD cos थीटा, F हो जाएगा mg, D हो जाएगा H cos 180 आ जाएगा माइनस mgh के। ठीक है ना, इसमें कोई मसला नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाएगी। H हाइट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे लग रही है, 180 आ जाएगा। AD WDB निकालें, WDB निकालें, वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, cos 90 बनेगा तो ये हमारे पास 0 बनेगा। ये FD cos थीटा, mg D की जगह पर D रहेगा, cos आ जाएगा 90 और cos 90 की वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। ये अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इसको हम 2 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गए। इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करें तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में, सॉरी, AD और DB की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है becomes WAB बराबर हो जाएगा माइनस mgh प्लस 0, जो अब आ जाएगा माइनस mgh। ठीक हो ये, और इसमें थर्ड पाथ वर्क डन अलॉन्ग पाथ 3, थर्ड पाथ में वर्क डन। थर्ड पाथ है ना, वो कल वाला प्रॉब्लम है। थर्ड पाथ में, थर्ड पाथ स्मूथ नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अब क्या करेंगे इस केस में, हम इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। स्मॉल एलिमेंट्स में कल डिवाइड किया हुआ था। थोड़ा सा चेंज ये है कि ये पाथ अगर मैं इधर दोबारा से बनाऊं, थर्ड पाथ यहाँ पे, तो ये ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको स्टेप्स में डिवाइड करना है इस तरह से कि वर्क डन एक हिस्से में हम निकाल सकें। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेप है, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, ये दूसरा बना लेना है। इस तरह से ये तीसरा वर्क है, ये चौथा है, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये इस तरह से ये चलता चलता वहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक। ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब इस पाथ को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। ये जो वर्टिकल लेंथ है ना, इसको हम कहेंगे डेल्टा y1, हॉरिजॉन्टल जो हाइट्स हैं उसको हम कहेंगे डेल्टा d1। सीढ़ी का जो ये वाला हिस्सा है ये डेल्टा d1 है, और जो हाइट वाला है डेल्टा y1 है। अगला क्या होगा, डेल्टा y2 डेल्टा d2, और चलता चलता ये जो पाथ है लास्ट में, जो लास्ट इसका स्टेप होगा डेल्टा yn और डेल्टा dn, यहाँ तक। अब देखें जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, इधर इस डायग्राम में दोबारा वापस आएँ। हमने ये देखा है जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनमें वर्क डन 0 आता है, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इसका मतलब है वर्क डन नहीं हो सकता। फील्ड की वजह से कोई वर्क नहीं होगा, फील्ड की वजह से वर्क यहाँ पे और यहाँ पे होगा। इधर देखिए, इसका मतलब हुआ
जितने हॉरिजॉन्टल स्टेप हैं डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, डेल्टा D4, इनमें कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि इनमें फील्ड डाउनवर्ड है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो 90 का एंगल बनेगा, तो cos 90 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि इनमें वर्क डन along all the horizontal steps will be 0। ठीक है, 0 क्यों होगा 0? बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है यहाँ तक। अब वर्टिकल स्टेप्स में क्या होगा? वर्टिकल स्टेप्स में वर्क डन होगा, हर एक में हमें अलग-अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है कल वाली कि फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है। पहले फोर्स ऐसे है, फिर वो ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है। इसका मतलब है हमें फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमें हर वर्टिकल स्टेप का अलहदा से वर्क डन निकालना पड़ेगा। W1 डेल्टा Y1 प्लस W2 वो F इंटू डेल्टा Y2, कल वाला केस सारा होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि इसमें देखें, हम इसको यहाँ से इसको रब कर लेते हैं। ये जो है इसमें क्या हो जाएगा कि वर्क डन अलॉन्ग वर्टिकल स्टेप्स, वर्क डन अलॉन्ग वर्टिकल स्टेप्स, वर्क डन अलॉन्ग वर्टिकल स्टेप्स क्या होगा? W1 जैसे होगा W1 तो वो हमारे पास होगा F डेल्टा Y1, F1 डेल्टा Y1 cos ऑफ 180। ठीक है, तो वो माइनस, उसी तरह से वो माइनस ये mg हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस mg डेल्टा Y1। ठीक हो गया, पहले का थोड़ा सा ऊपर उसने जाना। इसी तरह से W2 सेकंड का क्या होगा? F2 डेल्टा Y2 cos ऑफ 180, क्योंकि वो भी तो ऊपर की तरफ ही है ना, दूसरी सीढ़ी भी, तो ये आ जाएगा माइनस mg डेल्टा Y2। ठीक है, फोर्स ये माइनस और ये डेल्टा Y एंड सो ऑन। और लास्ट वाला मैं निकालता हूँ तो Wn आ जाएगा माइनस mg डेल्टा yn। ऐसे ही है, डायरेक्ट इसको लिख दें। अब सबको ऐड कर दें तो टोटल वर्क डन जो वर्टिकल में होगा, टोटल वर्क डन अलॉन्ग वर्टिकल स्टेप्स बाय द फील्ड, वो हमारे पास हो जाएगा WAB इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड Wn। तो इनको सबको इकट्ठा करें तो ये हमारे पास बनेगा W1 क्या है? माइनस mg डेल्टा Y1 माइनस mg डेल्टा Y2 माइनस mg डेल्टा Y3 एंड लास्ट में आ जाएगा mg डेल्टा yn। सब में माइनस mg कॉमन है, mg कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? डेल्टा Y1 प्लस डेल्टा Y2 प्लस डेल्टा Y3 डेल्टा yn। यहाँ आ जाएगा WAB। ठीक है यहाँ तक। अब देखें, अगर गौर करें, माइनस mg तो ऐसे ही रहेगा। ये चीज़ देखें, डेल्टा Y1 पहले सीढ़ी की हाइट है, डेल्टा Y2 दूसरी की हाइट है, डेल्टा Y3 तीसरी की, चौथी की, सारी हाइट्स जमा हो रही हैं। अगर यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी उस छत तक और हर एक सीढ़ी की हाइट जो है वो 1 फुट है और 10 सीढ़ियाँ हैं, 10 स्टेप हैं, तो इस दीवार की हाइट कितनी होगी? 10 फुट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से हम सीढ़ियों की हाइट गिनना शुरू कर दें और यहाँ तक गिने 10 फुट हो, तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो 10 फुट। यहाँ से यहाँ तक का फासला तो हमें पता था, पहले ही हमने h लिखा हुआ है, ये वो 10 है।
इसका मतलब हुआ कि ये सारी चीज़ जमा हो रही है 1/1, तो ये h के बराबर होगी, क्योंकि ये और h एक ही चीज़ है, ये भी वहाँ ही जा रही हैं जमा होकर। इसको हम h लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा WAB = -mgh। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर, इसको जब हमने किया था ऐड तो ये हमारी बन रही थी WAB = -mgh, इक्वेशन नंबर 4, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अच्छा, अब गौर करें, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 तीनों सेम है। यानी कि अगर हमने वर्क डन पहले पाथ से निकाला था, ये याद रखना है, ये नीचे वाला जो है ना, ये नीचे वाला और है, वो पहले वाला है। यहाँ से तो पहले का वर्क डन है ना, फर्स्ट पाथ वाला, ये पाथ सेकंड वाला है, और ये थर्ड वाला है -mgh वाला। तीनों को अगर आप गौर करें तो जो वर्क डन आ रहा है वो -mgh आ रहा है, सेम आ रहा है। इससे हम एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि वर्क डन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से किसी भी बॉडी पर इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। मतलब क्या है कि अगर आप एक रास्ते से जाएं, दूसरे से जाएं, तीसरे से जाएं, चौथे से जाएं, अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, और वर्क डन आपने चेक करना है फील्ड की वजह से कितना हुआ है, तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ वर्क डन जो है वो हो जाएगा। ठीक है। और ऐसी फील्ड जिनमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उन फील्ड को कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। आपकी बुक में सब्ज़ कलर में एक डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, तो इसको देखें। अगर आज एक क्वेश्चन में कंजर्वेटिव फील्ड क्या है तो आपने ये बताना है, और कंजर्वेटिव फोर्स आ जाए तो आपने फिर भी वही बताना है। ऐसी फोर्सेस जिनकी वजह से वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ये देखें लिखा हुआ है, द फील्ड इन विच वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इज़ आर वर्क डन इन ए क्लोज पाथ बी ज़ीरो इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। इसका क्या मतलब है, वर्क डन इन ए क्लोज पाथ बी ज़ीरो? इधर देखें, इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ से यहाँ गए हैं तो -mgh आया, आप अगर यहाँ से वापस आए इधर तो +mgh आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की और mg की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अब cos 0 आएगा, cos 0 1 होता है। तो अगर आप घर जाके इसको करें, ट्राई करें, मैंने किया ना ACB, आपने करना है BDA और दोनों को जमा करना है। तो ये क्लोज पाथ देखेंगे, जब वो +mgh आएगा और ये -mgh है, दोनों को जमा करेंगे तो जवाब 0 हो जाएगा। इसका मतलब है वर्क डन इन क्लोज पाथ 0 है। ठीक है। अगर आप 3 से वापस आते हैं तो भी 0 होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। ठीक है। और ये फोर्सेस की एक लिस्ट दी हुई है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, पेज नंबर 82 के ऊपर इसको देख लें। MCQs में ये आ सकती हैं। ये पूछा जाएगा कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और कौन सी नॉन कंजर्वेटिव है। ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए ताकि MCQs आए तो फ़ौरन उसको बता सकें कि कौन कौन सी जो है ना वो है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं।